अच्छी बात है, कांग्रेस में हलचल होनी चाहिए। बड़ी देर से कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नडाल हो चुकी है। इन बिटवीन ये सच्चाई साहब, क्या तब झूठ था, आज ही सच हुआ है? एक तो कांग्रेस सूडो सेकुलरिज्म की तरफ चल रही है और उसमें गुलाम नबी आजाद साहब का भी बहुत रोल रहा है। यही स्टेटमेंट था, यही बातें थी जो आपको कांग्रेस से अलग कर गई। गुलाम नबी आजाद साहब और सैफुद्दीन सोज साहब, जिन्होंने मेरे खिलाफ हाईकमांड को नोट पुट अप किया था और ये कहा था कि ये कॉम्युनल है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा यहाँ पे कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो कांग्रेस कमजोर किसने की? मैं तो कांग्रेस को डिस्कस ही नहीं करना चाहता। कोई नई नाव आने वाली है जो आगे भी नावें चल रही हैं पानी में, किसी और पे छलांग लगाने की कोशिश है? जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है तो इन्होंने तो खा पी लिया है। आपको लगता है कि महंगाई है? ये आप ये नहीं कह सकते कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। वो कैसे? गुलाम नबी आजाद ने कभी भी जो मासेस का लीडर है या पढ़ा लिखा है उसको तो आगे बढ़ने नहीं दिया। मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। सुना होगा आपने। लंबा 40 साल सत्ता का सुख भोग के भी उसके बाद आज कहते हैं कि जिस घर की मुझे शेल्टर दी वो घर अच्छा नहीं है। आप लोग तो विरोध करते रहे हो ना पहले भी, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना किसान की वजह से महंगाई हुई है। ये किसान तो अभी भी रास्ते में है कि महंगाई को कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। सरकार ही लगाएगी वो, और तो आम आदमी तो लगाएगा नहीं। हमने भी किसी को ये गुजारिश करनी है। किसी को कहाँ पे है? ये तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहाँ पे ये रह? महंगाई बढ़ रही है लेकिन जो उसकी इनकम है, जो उसका इनपुट है, वो जीरो है। मुझे नहीं लगता है कि जब तक यहाँ के लोग और सरकार नहीं चाहेगी तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है इमीडिएटली इम्पोज कर दिया जाएगा। तो श्याम जी, इसका मतलब ये समझें कि वो उस स्टेटमेंट को हम बड़ा सीरियसली ले लें कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम आएगा तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा? दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट टाइम टू इम्पोज फर्दर मोर एंड मोर टैक्स। श्याम जी, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, फैसले लेने वाली सरकार है, तो ले रही है ना। लेकिन बाबूगिरी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? इतना ज्यादा वजन, सोते रहते थे असेंबली में, वो क्या चीज थी? मुझे नहीं, श्यामलाल जी एक हेल्दी सियासत करते हैं, मैं जानता हूं श्यामलाल शर्मा जी को। वो किस संदर्भ में कहा था आपने और क्या वो कारण? क्यों खटकता था श्यामलाल शर्मा? गुलाम नबी आजाद और श्यामलाल शर्मा, डिफरेंसेस क्या है? कहाँ पे मतभेद हो गया? कहाँ पे वो चीज़ें जो थी वो कहीं बिखर गई? ये दरार कैसे? एक ही इलेक्शन जहां से पार्लियामेंट की लड़ी ना, जीत तो नहीं सके वो। आज तक कांग्रेस को कभी 5 से ज्यादा सीटें कश्मीर से नहीं मिली। कि कांग्रेस में जब मैं सच्ची बात कहता था तो ये लोग कहते थे कि ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी है। भाई मुझे अपनी लोग हैं, यही लोग, कांग्रेस के लोग, यही गुलाम नबी आजाद भी है, सैफुद्दीन सोज भी है, गुलाम अहमद मीर भी है, ये सारे लोग। और ये जम्मू वाले भी उनके पीछे पीछे चलते थे जो बंधुआ मजदूरी करते हैं। जम्मू कश्मीर में हर दिन डेवलपमेंट का दिन होता है, यहाँ से स्थिरता नहीं है, चाहे वो सियासी गलियारे हों चाहे कोई और बात। कुछ दिन पहले आपने देखा जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिससे पूरी कांग्रेस हिल गई, और जम्मू के स्टेट प्रेसिडेंट जीए मीर साहब दिल्ली का रुख किया, बड़े नेताओं से मिले। पता नहीं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग चिंता में ज़रूर हैं जिस तरह का स्टेटमेंट गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से आया। इस सब पर चर्चा करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, जिस पर चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सियासत में काफ़ी लंबे समय से एक पैठ रखते हैं, एक पहचान रखते हैं, श्यामलाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। शर्मा जी, सबसे पहले जो सियासी गलियारों में हलचल हुई है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि एक लंबा समय आपने कांग्रेस को दिया है, मुझे लगता है कि आपकी कर्म भूमि वही है, यहाँ से आपने शुरुआत की थी। क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब से ऐसा स्टेटमेंट आया जिससे कांग्रेस में हलचल है, आप किस तरह से देखते हो इसको? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप पत्रकार हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हम पॉलिटिकल लोग हैं तो इस पे जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं आपका पूरा हक बनता है। तो आप ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो स्टेटमेंट आया है उससे कांग्रेस में हलचल है। अच्छी बात है, कांग्रेस में हलचल होनी चाहिए। बड़ी देर से कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नडाल हो चुकी है और इस बात की अगर पुष्टि जो है वो जो G23 के बड़े कद्दावर लीडर यहाँ पे आए हुए थे, जिनकी यहाँ पे रहनुमाई और उनकी होम स्टेट है, गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे थे, तो हलचल में आना चाहिए, क्योंकि एक सशक्त अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है हमारी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी बात कोई गुलाम नबी आज़ाद साहब ने की है
कि उस पे इतनी जो बावैला है, जहाँ जिस तरह से उनके पुतले जलाए गए, जहाँ दूसरी बातें हैं, एक बहुत ही कद्दावर लीडर हैं। और एक तरफ से मैंने देख रहा था सोशल मीडिया में, जहाँ दूसरी बात में, कि हम हिडन एजेंडा लेके क्यों चल रहे हैं। इवन गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी मैं देखूंगा, मैंने एक वार्ता में ये बात कही है कि वो भी कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा लेके हिडन प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें स्पेल आउट कर रहे थे। वो हिडन एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा ये था, मैं आपको ये बताता हूं, जो हिडन एजेंडे की बात है, जब वो यहाँ पे आए, वो सन ऑफ द साइल हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, और एक लंबी पारी उनकी राजनीति में रही है। कम से कम 4 से 5 टर्म उन्होंने जो है वो राज्यसभा की ली हैं, जहाँ से ही ली हैं, और 2 बार वो एमपी बने हैं, 2 बार वो एमएलए भी बने हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो हिडन एजेंडा ये था कि उन्होंने कांग्रेस का प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली, वो कांग्रेस का ही प्लेटफॉर्म था, चाहे वो गांधी ग्लोबल फैमिली का हो या दूसरा हो, अल्टीमेटली वो फैक्शनलिज्म जो सामने नज़र आता है, और ये आज से नहीं है, ये 40 साल से है। और कहीं ना कहीं इसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हमेशा पार्टी रहते हैं। लेकिन श्याम जी, हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब 370 और 35A में बड़े बदलाव हुए थे, मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को कवर किया था, एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक। उन्होंने जो मुझसे कहा था, सब मीडिया फ्रेटर्निटी को उस वक्त कहा था, उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपने जम्मू कश्मीर में नहीं आया हूं, किसी जेल में आया हूं। इन लोगों ने तबाह कर दी। जब इन लोग कहते हैं तो आप समझ रहे हैं इशारा किस ओर था। लेकिन आज अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, तारीफ कर दी, ये चीजें समझ नहीं आती। अगर वो स्टेटमेंट नहीं आया होता ये बात समझ आती। उन्होंने कहा बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने। तो इस तरह का स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है कि आप सियासत में रहे हो, आप जानते हो इनका ऊंच नीच, क्या माहौल तैयार हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों लीडर जो हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अलग अलग विचारधारा की उनकी पॉलिटिक्स है, राजनीति जो है, वो इंडिविजुअल अगर कहीं ना कहीं इमोशनल फेयरवेल उनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस राज्यसभा में दिया गया, तो वो व्यक्तिगत तौर पे था। ये नहीं है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को एज ए कांग्रेस लीडर जो है उसको इंडोर्स कर रही है। इसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जी ने अगर यहाँ पे गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट में, जितनी मुझे जानकारी है, अगर माननीय मोदी जी की तारीफ की है तो उसमें तो सच्चाई है ना, कि वो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ आया है। ये सच्चाई आज से पहले क्यों नहीं आई? ये तो प्रधानमंत्री मोदी तो अभी तो उनका सेकंड टर्म चल रहा है, तो ये इन बिटवीन ये सच्चाई साहब क्या तब झूठ था, आज ही सच हुआ है? इन सवालों का जवाब तो मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। लेकिन एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे ये बातें देखी हैं, विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है। और गुलाम नबी आज़ाद के साहब के दिल में ये क्या बात आई, और वो अब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस बड़ी कमज़ोर हो गई है, जबकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस का थ्रू और थ्रू महामंत्री रहा हूं, और पूरी स्टेट जितनी भी हिंदुस्तान की हैं मैं इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो बात मैंने आज से 12 या 15 साल पहले कही थी, मैंने तो इन राइटिंग में अपना रिकॉर्ड स्टेट रखा है। मैं अपनी लीडरशिप को, चाहे वो सोनिया गांधी हो या दूसरे लीडर हो, क्योंकि राहुल गांधी जी तो लीडर बन नहीं रहे, 16 साल हो गया है उन्होंने पार्लियामेंट में, आज तक वो अपनी कभी इस किस्म की बात जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जहाँ लोकसभा में प्रोजेक्ट नहीं कर सके। एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं बन रही है। अगर मेरे जैसा आदमी जिसके पास जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा बहुत कम था, उसने 15 साल ये बात कह रही थी कि एक तो कांग्रेस सूडो सेकुलरिज्म की तरफ चल रही है, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी बहुत रोल रहा है, क्योंकि जो यहाँ का एक वर्किंग कोर ग्रुप बना था उसका मैं भी मेंबर था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी मेंबर थे। तो मैं जब ये बात कहता था, और आपको पता होगा एक बार मैंने अखनूर में जब स्टेटमेंट दी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि हिंदू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, तो उस समय ये 2 नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब और सैफुद्दीन सोज साहब, जिन्होंने मेरे खिलाफ हाईकमांड को नोट पुट अप किया था और ये कहा था कि ये कॉम्युनल है। तो फिर मैंने जवाब दिया था कि ये कहाँ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये राइडर नहीं है। आपको लगता है कि यही स्टेटमेंट था, यही बातें थी जो आपको कांग्रेस से अलग कर गई? नहीं, इनकी कथनी और आज ये खुद बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने क्या बोला, आनंद शर्मा का कितना तजर्बा है,
उसने क्या बोला, हुड्डा जी ने क्या बोला, मार्क्सिस्ट का लीडर है हुड्डा, और गुलाम नबी आज़ाद ने आज क्या कहा यहां पे कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। तो कांग्रेस कमजोर किसने की? उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी कौन है? 40 साल कोई आदमी सत्ता का सुख भोगता है, और उसके बाद मैं इस चीज को भी कंडेम करूंगा कि यहां की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पीछे शरारत बड़ी है। ये शाहनवाज का काम नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं जो है जो कश्मीर सेंट्रिक लोग हैं या दूसरे लोग हैं, साजिश कहां से है? जो आपने गुलाम अहमद मीर की बात की, मैं तो कांग्रेस को डिस्कस ही नहीं करना चाहता, लेकिन आपका आज का जो मुद्दा है वो यही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो श्याम जी, इस मुद्दे को लेकर आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने खुद कहा कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। जिस नाव पे आप बैठे हो उसी को कमज़ोर कह रहे हो। इसको क्या समझें हम कि कोई नई नाव आने वाली है, जब जो आगे भी नावें चल रही हैं पानी में, किसी और पे छलांग लगाने की कोशिश है, जब नई नाव तैयार हो रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू? ये कांग्रेस कल्चर रहा है। हाँ। अगर आप देखें कि नरसिम्हा राव जी का क्या हाल हुआ था, उसके बाद सीताराम केसरी का क्या हुआ था। कुछ लोग हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है तो इन्होंने तो खा पी लिया है। लंबा 40 साल सत्ता का सुख भोग के भी उसके बाद आज कहते हैं कि जिस घर की मुझे शेल्टर दी वो घर अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, पार्टी कार्यकर्ता से होती है, वो कहीं ना कहीं उसको सेटबैक लगा है इससे? मुझे लगता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बता सकता है। अब कार्यकर्ता भी कितने रहे हैं कांग्रेस में वो आप लोग समझते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से नहीं रहे। इनकी सोच बहुत सौंकरी थी। वो उस समय ये एक सेक्शन को लेके चल पड़े। 2 4 5 7 लीडर ही होते थे वहां पे, ग्रास रूट लेवल के साथ कभी व्यवस्था नहीं रही। और जब आप सिस्टम में रह के क्रिटिसाइज नहीं करते हो तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसी पर सवाल पूछ रहा हूँ आपके, व्यवस्था पे रह के जब आप क्रिटिसाइज नहीं करते हो, बड़ा अच्छा आपने कहा, क्योंकि ये सियासत देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए ये करने के लिए। श्याम जी, एक लंबा अरसा गुजार दिया आपने, सियासत को दे दिया, आप जानते हो, उतार चढ़ाव अच्छी तरह जानते हो। जो आज की महंगाई है, ये तो आप नहीं नकारोगे कि महंगाई है ही नहीं। अगर आप कहते हो कि महंगाई नहीं है, ये होनी ही थी, तो फिर व्यवस्था में रहकर आप भी कमज़ोर हो, आप फिर सही आंसर नहीं दे रहे हो। आपको लगता है कि महंगाई है? देखिए, इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, लेकिन उसके साथ साथ जिस किस्म की सिचुएशन से आज पूरी दुनिया गुजर रही है और जिस तरह के हालात हैं, अगर आप ईटेबल आइटम्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारा किसान जो है वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे अपनी चीज़ के दाम अच्छे मिलें, चाहे वो दूध की बात हो, फूड ग्रेन की बात हो, वेजिटेबल की बात हो, फ्रेश की बात हो। ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन करता है वो ये चाहता है कि उसको उचित दाम मिले। और फिर जो आज की सिचुएशन है, एक चीज़ तो आप मानते हैं कि हमारा जो POL की हम बात करते हैं, पेट्रोल के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वो हमारी यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन तो है नहीं। ये तो आज से नहीं है, बड़े टाइम से है। लेकिन आप लोग तो विरोध करते रहे हो ना पहले भी, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना किसान की वजह से महंगाई हुई है। ये किसान तो अभी भी रास्ते में है। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। हाँ। और कास्ट कोई ना कोई जिम्मेदार है इसका। नहीं, ये आप ये नहीं कह सकते कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वो कैसे? मैं कहता हूं ना, कुछ चीजें जो हैं वो सरकार के हाथ में नहीं होती हैं। उन्होंने पूरा होलिस्टिक व्यू जो है वो देखना है। और फिर 1 साल से हम जो कोविड से यहां डील कर रहे हैं, कहीं से हमें जो हमारा डिफेंस है, जब दूसरी चीजें हैं, जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी अगर आप ये बात कहेंगे कि एक्साइज ड्यूटी जो है, अगला सवाल आपका जो होगा वो ये होगा कि इतने % बढ़ गई है। वो कहीं ना कहीं कोई अपने घर तो नहीं लेके जा रहा, वो लोगों पे जो है, मुझे लगता है सरकार इसके लिए सचेत है। और मैं भी आपके माध्यम से भी और इस तरह से भी हम बात करते हैं कि महंगाई को कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। सरकार ही लगाएगी वो, और तो आम आदमी तो लगाएगा नहीं। लेकिन श्याम जी, ये समझना भी ज़रूरी है, महंगाई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम ये है जनाब, आपने एक अमन इंसान को इतना पावरफुल बनाया ही नहीं। आपके लो वेजेस है ही कुछ नहीं है। देखो आज आप फॉरेन की बात करते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात करते हो, तो वहाँ पे लो वेजेस है, $12 पर हार, $14 पर हार। यहाँ तो लोग 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार में महीने में काम कर रहे हैं। किसी दुकान पे लगा है 5,000 पे, कोई है ही नहीं। आपको लगता है कि वो एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, कम से कम एक आदमी रोज का 500 रुपये घर लेके जाए, 15,000 रुपये महीने का कमाए, तो महंगाई फिर उसको लगेगा कि ठीक है हम तरक्की कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन जो उसकी इनकम है, जो उसका इनपुट है, वो जीरो है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मिनिमम वेजेस एक्ट की आप बात कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस आपकी कितनी होनी चाहिए, वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सबको मिल रही है। सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां तो हैं, और ये 70 साल से जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए हम लोग भी अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी हमें देखना है। और अभी हमें 70 साल हो गया आजाद हुए। वो जिन कंट्री की आप बात कर रहे हैं उनकी अगर आप देखेंगे कि वेल्थ कितनी है, उनकी इकॉनमी की अगर आप देखेंगे, तो अभी तो हम 135 करोड़ का मुल्क जो है वो 3 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचे हैं। ये एडमिट है, लेकिन महंगाई जो है ये कहीं ना कहीं हर आदमी को ये जो है वो तकलीफ दे रही है। श्याम जी, बड़ा ईमानदार जवाब चाहूँगा आपसे। मुझे पता है कि आप बोल देते हो, क्योंकि जो आपने खुद ही कहा कि व्यवस्था में रहकर बोलना कठिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। सुना होगा आपने, आप ही के स्टेट प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जिस दिन मुझे सीएम नहीं बना दो, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दो, हमारी सरकार आ जाएगी, सारे मसले सब सुखी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हो? देखिए, मैं आप पत्रकार जो लोग हैं, आप किस कंटेक्स्ट में कहते हैं, और माननीय अध्यक्ष जी या दूसरे जब मैं भी अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, जहां आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, आप उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं। उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर होगा तो इन तमाम जो समस्याएं हैं इनका समाधान हम करेंगे, क्योंकि इस समय हम सरकार में इनडायरेक्टली हमारी अप्रोच है। हमने भी किसी को ये गुजारिश करनी है। किसी को कहाँ पे है? ये तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहाँ पे ये रह जाता है? नहीं मेरे भाई, मैं एक बात बताऊंगा, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये हिंदुस्तान की जो बाबूगिरी है, ये माननीय मोदी जी भी कहते हैं, उन्होंने थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है, और ये कहीं ना कहीं आज वही यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं। मैंने सिस्टम को देखा हुआ है, और यहाँ 30 साल से मिलिटेंसी जो रही है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है। लेकिन श्याम जी, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, फैसले लेने वाली सरकार है, तो ले रही है ना, लेकिन बाबूगिरी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही फिर? मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो पावर्स मंत्री के पास होती थी, आज वो सारी पावरें जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी जो है उसको डेलीगेट की हुई है। और बहुत से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैंने काम किया हुआ है ना उनसे, वो किसी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में होंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारी जहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना था, तो उसमें सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव को रखा गया था, चुने हुए लोगों को रखा गया था, और हम लोग फैसले लेते थे। कमजोरी कहां पे है? ये क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहे? कमजोरी कहां पे है? देखो, यहाँ इनकी डोर भी कहीं ना कहीं ऊपर जाती है ना? मल्टी डायमेंशन से यहाँ पे काम हो रहा है। एक तो 370, 35 से और ये सारी जाने के बाद यहाँ के कवानीन जो थे उनमें तब्दीली आनी थी। आप देख रहे हैं कि तो श्याम जी, इसका मतलब ये समझें कि वो उस स्टेटमेंट को हम बड़ा सीरियसली ले लें कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम आएगा तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा? देखिए, यहाँ जब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ये तो फर्क आप भी मानते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट 70 साल चल रही है। नहीं, ये जो उनकी समर्था की वो करने की कोशिश की है। और दूसरी ये स्टेट जो है ये वेलफेयर स्टेट रही है। यहाँ 50% तो फूड डेफिसिट स्टेट रही है जी, और फिर कटी फटी थी, और फिर हमारे साथ जाति भी होती थी कश्मीर में। किया उनका भी कुछ नहीं उन्होंने। और वो आप देख रहे हैं आज कितने कितने बड़े नेक्सस जो हैं वो निकल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे ऑफिसर हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ओवरनाइट तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है आज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बिल्कुल राइट पैथ में है, और एक पॉलिटिकल एनिमल है, पॉलिटिकल सेंस रखते हैं वो। प्रॉपर्टी टैक्स जी,
क्या कहेंगे उस पर? मुझे नहीं लगता है कि जब तक यहाँ के लोग और सरकार नहीं चाहेगी तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है इमीडिएटली इम्पोज कर दिया जाएगा। ये वहाँ पे असेंबली तो इन प्लेस नहीं है। सरकार का पता नहीं, लोग तो नहीं चाहते। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लोगों के चुने हुए लोग जो हैं वो म्युनिसिपल कमेटी में भी बैठे हुए हैं, म्युनिसिपल काउंसलर, कारपोरेटर भी हैं, वहाँ पे मेयर भी है, महापौर जिसको कहा जाता है, बाकी लोग भी हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं बिल लाएंगे तो नहीं होगा। थोड़ी देर और मुझे लगता है, मैं इसको और थोड़ा सा स्टेट कर देता हूं, ये नहीं कहा कि मैं प्रश्न चिन्ह, हम भी ये चाहते हैं कि इस समय जिस सिचुएशन से जिस रियासत गुजर रही है, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टाइम टू इम्पोज फर्दर मोर एंड मोर टैक्स। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, आपने पहले ही जवाब दे दिया कि हम भूल जाते हैं कि श्यामलाल जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, एक श्यामलाल जी को पहचानते हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी का हिस्सा हैं। वो क्या चाहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में? तो आपने जवाब दे दिया कि आप लगता है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है अभी। जी जी, आपने टाइम दे दिया। श्याम जी, एक और सवाल है। आपने मैंने देखा था सोशल मीडिया में आपका एक इंटरव्यू, आपने कहा था कि जब मैं कांग्रेस में था वहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, आपका इशारा रमन भल्ला जी की तरफ था। आपने कहा था कि इतना ज़्यादा वज़न, सोते रहते थे असेंबली में, वो क्या चीज़ थी? मुझे नहीं, श्यामलाल जी एक हेल्दी सियासत करते हैं, मैं जानता हूँ श्यामलाल शर्मा जी को, वो किस संदर्भ में कहा था आपने और क्या वो कारण थे? देखिए, राजनीतिक शातिर होने के नाते जब इलेक्शन होती है तो वो एक हमारा धारा प्रवाह होता है। और आज वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं रमन भल्ला जी, हम कोलीग रहे हैं, साथ साथ विधायक भी रहे, वो एमएलए भी रहे, फिर मंत्री भी रहे। तो वो एक जो किसी रैली में, जहाँ उस समय जब इलेक्शन होती है उस समय उसमें कोई लिहाज नहीं होता किसी का। आज जो हम जम्मू की क्राई करते हैं, अगर हम सब लोग उस समय सचेत रहते, जो मेरे साथी मेरे साथ थे, तो ये बात नहीं होती ना। यहां पे कांग्रेस इतनी श्रिंक होती। हम बंधुआ मजदूरी करते हैं कश्मीर वालों की। आज भी मुझे ये बताओ, इनमें किसी में हिम्मत है, ये बात बोलता हूं, जो इस समय कांग्रेस का यहां अध्यक्ष हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताओ मुझे। अब फिर आप कहेंगे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यही है कि 10 महीने वो कहीं जेल में रह के आए हैं और किस चीज के लिए रह के आए हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है? आज तक कांग्रेस को कभी 5 से ज्यादा सीटें कश्मीर से नहीं मिली। एब्सोल्युटली। और 32 में से 23 सीटें कांग्रेस को 1983 में जम्मू के लोगों ने दिया। और जब सीएलपी लीडर बनाना था तो वो कश्मीर का, प्रेसिडेंट बनाना है वो कश्मीर का। मजबूरी क्या थी फिर? मजबूरी यही है ना, हम सब लोग जो हैं वो बंधुआ मजदूरी करते हैं। जो भी आएगा वो साहब है हमारा, हम राजनीति नहीं करते। तो उस समय मैंने मजाकिया लिहाज में कहा होगा, लेकिन उसमें सच्चाई भी है, उसमें सच्चाई है। रिकॉर्ड मैं बिल्कुल स्टेट कर रहा हूं, जो सच्चाई है वो आज भी आप देख रहे हैं। आप उनका इंटरव्यू ले लें भाई, इसी पे एक्सप्लेन कर दें कि वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं या गुलाम अहमद मीर के साथ हैं। गुलाम अहमद मीर तो सामने आ गया, उसने बता दिया कि गुलाम नबी आज़ाद को अपनी पोजीशन जो है वो वाजिया करनी होगी। लेकिन ये जम्मू वाले जो हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सच को सच कहेंगे। जो आदमी अपने लिए, अपने वकार के लिए सच नहीं कह सकता, अपने लोगों को कितना डिफेंड करेगा, अपनी स्टेट को कितना करेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना डिफेंड करेगा, वो बड़ा क्लियर है, खुलवा के देख लो। ठीक है शाम साहब जी, आपने एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल ये बताएं कि गुलाम नबी आज़ाद और श्यामलाल शर्मा, डिफरेंसेस क्या हैं? कहाँ पे मतभेद हो गया? कहाँ पे वो चीज़ें जो थी वो कहीं बिखर गई? ये दरार कैसे? फंक्शनिंग पे, इसी चीज पे, इन्हीं चीजों पे होती थी। गुलाम नबी आज़ाद जी को मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने जम्मू में लीडरशिप पनपने नहीं दी। जो भी लीडर उठता था वो, उनका शुरू से ये बात रही है, और बहुत अच्छे मैनेजर हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर हैं वो। मैं इस तरह से कहूंगा कि बहुत अच्छे कारीगर हैं वो।
और उसी कारीगरी में यहाँ पे जम्मू के लोगों को आज कोई लीडर जो है, डोगरा लीडर को उन्होंने प्रमोट नहीं होने दिया। कारण अपने कद को बढ़ाने के लिए, और रिमोट कंट्रोल से 40 साल कांग्रेस को वहां से चलाया, आज भी चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस बात पर कभी आपकी उनसे बातचीत होती थी जब आप कांग्रेस में थे? तो करते थे नाम, इसी जो बात थी, क्यों खटकता था श्यामलाल शर्मा, लेकिन हम तो अपनी बात करते थे। वो चाहे शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की बात आई डिस्ट्रिक्ट कार्डर की, या दूसरी आई, गुजर बकरवालों को नहीं देने दिया था, यही कांग्रेस थी। और कांग्रेस के मिनिस्टर थे ताज मोहिद्दीन, गुलाम अहमद मीर, सैफुद्दीन सोज। और जब मीटिंग हुई, मैं आज भी रिकॉर्ड स्टेट रखता हूं, और मुझे सैफुद्दीन सोज ने यह बात कही, बहुत सी बातें हैं, कहीं किताब आएगी तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंसेस कैसे होते हैं। मेरे पर्सनल डिफरेंसेस कोई नहीं है, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर दैट जेंटलमैन, बट जो फंक्शनिंग है और जिस तरह से ये लोग जम्मू के साथ इन्होंने नाइंसाफी की है। जब 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे तो जम्मू को कितने दिए थे? वो तो वजीर कमीशन के रिकमेंडेड थे। शोपियां डिस्ट्रिक्ट बनता था, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट बनता था, बडगाम डिस्ट्रिक्ट बनता था, यू टेल मी। हाँ, कुपवाड़ा जो था वो डिजर्व करता था, लेकिन उसमें तो रिकमेंड सांबा था, रियासी था, किश्तवाड़ था। तो ये जब इस किस्म की सोच होगी तो श्यामलाल तो गलत को गलत कहता है, वो चाहे कोई भी हो। श्यामलाल जी, इसीलिए हम आपके पास आते हैं कि आपसे हमें बड़े ऑनेस्ट जवाब मिलते हैं, बड़े ईमानदार जवाब मिलते हैं। शायद लोग भी इससे मुतमईन रहते हैं, इसलिए आपकी इज्जत भी करते हैं। कभी मन में ये रिग्रेट रहता है या खुशी रहती है? दो ही चीज़ें होती है, या गम होता है, या पछतावा होता है, या लगता है या मैंने ठीक किया। जब कांग्रेस से आपने शिफ्ट किया, आज जिस हालात में आप बैठे हो, यहाँ भी जो सोच आपकी अभी है, कभी रिग्रेट होता है या खुशी होती है ठीक किया? मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों? कि कांग्रेस में जब मैं सच्ची बात कहता था तो ये लोग कहते थे कि ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी है। भाई मुझे अपनी लोग हैं, यही लोग, कांग्रेस के लोग, यही गुलाम नबी आजाद भी है, सैफुद्दीन सोज भी है, गुलाम अहमद मीर भी है, ये सारे लोग। और ये जम्मू वाले भी उनके पीछे पीछे चलते थे, जो बंधुआ मजदूरी करते हैं। ये बंधुआ मजदूरी है। आपने देखना, सबकी क्वालिफिकेशन देखना। गुलाम नबी आजाद ने कभी भी जो मास्टर्स का लीडर है या पढ़ा लिखा है उसको तो आगे बढ़ने नहीं दिया। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि वो मैनेजमेंट से कर लेता था। एक ही इलेक्शन जहां से पार्लियामेंट की लड़ी ना, जीत तो नहीं सके वो, सीधी बात है। तो वो कहीं ना कहीं तो कमजोरियां रही होंगी। ये चीजें तो हम करते हैं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मेरी सोच ये है कि तीनों खित्तों के साथ बराबरी होनी चाहिए। मैं ट्रू सेंस में सेकुलर आदमी हूं। ये सूडो सेकुलरिज्म जो है, ये कांग्रेस के लोगों ने पूरे भारतवर्ष में जो है इसको सेल किया, और उससे नुकसान हुआ भारतवर्ष को। कम से कम यहां पे जो अप्रोच और सोच है, विचारधारा तो बड़ी शुद्ध है ना। अब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो कर रहे हैं। जितनी भी पीपल फ्रेंडली स्कीम्स आ रही हैं वो मुस्लिम के लिए अलग तो नहीं आ रही, सरदार सिख के लिए, सिख कौम के लिए अलग तो नहीं आ रही। तो मुल्क जो है वो एक सेट फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है। कांग्रेस हिडन एजेंडा लेके चलती है, और जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं उनका हमेशा हिडन एजेंडा रहता है कि जम्मू में कोई लीडर जो है वो उनको कंपीट करने वाला नहीं आ जाए। तो मैं बहुत खुश हूं यहां पे। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। ये श्यामलाल शर्मा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और गदावर नेता हैं, बड़े लंबे समय से सियासत कर रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की, जो भी इशू थे जम्मू कश्मीर यूटी के, इससे डिस्कस किए। आई होप कि आपको इनके जवाब जो हैं वो सेटिस्फाई कर पाएँ। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।